नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ भावना। पहली बड़ी खबर पंचकुला से आपके पास पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा की नई सरकार ने शपथ ली है। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां पूर्व गृह मंत्री गीता भुक्कल ने एक तरफ नई सरकार को बधाई दी तो वहीं दूसरी तरफ बधाई के साथ तंज भी कसा। तीसरी बड़ी खबर पानीपत से है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के शूटर को गिरफ्तार किया गया है। और चौथी बड़ी खबर डेंगू के मामले से जुड़ी हुई है। प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। दिन की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बड़ी खबर गीता भुक्कल से जुड़ी हुई है, जहां गीता भुक्कल ने विपक्ष पक्ष पर जोरदार तंज कसा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। पंचकुला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वहीं सैनी कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव, राजेश नागर, गौरव गौतम शामिल हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर अश्विन महीने का अनिल विज ने शपथ ग्रहण की। मंत्री पद की शपथ कृष्णलाल पंवार ने ली। इसराना से विधायक भी हैं। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से विधायक हैं और हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। महिपाल ढांडा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। पानीपत ग्रामीण से इन्हें विधायक चुना गया है और अब सैनिक की नई सेना में भी इन्हें स्थान मिला है। विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली है। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने शपथ ली है। श्याम सिंह राणा जो कि रादौर से विधायक है, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। रणवीर सिंह गंगवा बरवाला से विधायक चुने गए हैं और सैनिक की सेना में मंत्री पद की शपथ आज उन्होंने ली है। कृष्ण बेदी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और नरवाना से विधायक चुने गए हैं। श्रुति चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो शाम से इन्होंने विधायक चुनी गई हैं। आरती राव अटेली से विधायक चुनी गई हैं और मंत्री पद की शपथ ली है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी, लगातार दूसरे टर्म में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है और अब शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य हाइलाइट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। में 5 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 ब्राह्मण, 2 दलित और 5 ओबीसी, 2 जाट और 1 वैश्य और 1 पंजाबी मिलाकर कुल तरीके से जो है वो 14 लोगों का आज एक तरह से मंत्रिमंडल पूरा हो गया। और हरियाणा के मंत्रिमंडल में अधिकतम जो सीमा है वो 14 की है। और बात करें तो 3 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बनते ही जो मंत्री बने थे। सबसे पहले आता है गौरव गौतम का नंबर, वो पलवल से जो है जीत कर पहुंचे थे। और वहीं अगर हम दूसरे चेहरे की बात करें तो आरती राव जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, वो भी पहली बार एमएलए बनकर विधानसभा पहुंची। इससे पहले उनके पिता, दादा और उनकी बुआ भी जो है वो विधानसभा में पहुंच चुकी हैं। और तीसरी अगर चेहरे की मैं बात करूं तो वो जो तीसरा चेहरा है तो वो और पहुंचे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा एक कैबिनेट विस्तार हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जहां तक मंत्रियों की बात करें तो पिछली बार की तरह अनिल विज को इस बार एक बार फिर 2 नंबर की भूमिका में आला कमान ने रखा। हालांकि पिछली बार जब नायब सैनी की 16 मार्च को राजपोष हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो नायब सैनी में मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अब एक बार फिर उनको दूसरे नंबर का जो है ओहदा दिया गया है। वहीं अगर कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार की बात करें तो कृष्ण पंवार 5वीं बार जो है वो 5वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले 3 बार वो इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने थे और 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे। साल 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तब उनके ऊपर परिवहन मंत्री का जिम्मा था, परिवहन मंत्रालय का जिम्मा था और एक बार फिर उन्हें जो है कैबिनेट में शामिल किया है। वहीं कृष्ण बेदी की बात करें तो इनकी प्रमोशन हुई है। 2014 में ये राज्य मंत्री थे और अब इनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो दर्जा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अच्छा कैबिनेट है। विपुल गोयल की बात करें तो विपुल गोयल साल 2014 की सरकार में जो है वो औद्योगिक मंत्री थे और इस बार फिर उनको कैबिनेट मंत्री जो बनाया गया। राव नरबीर सिंह है, वो भी 2014 में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आज उन्हें फिर मौका मिला है। तो अब बहरहाल इंतजार ये है कि शाम तक पोर्टफोलियोज का जो है बंटवारा हो जाना है और उसके बाद देर रात या शाम 8-9 बजे तक जो है हरियाणा कैबिनेट की बैठक की उम्मीद जो कहीं ना कहीं लगाई जा रही है और जिसके अंदर हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए जो है वो फैसला किया जाएगा और उसके बाद सत्र जो है वो शुरू होगा और उसके अंदर जो है वो तमाम जो प्रोटेम स्पीकर उनके तमाम जो नए जो 90 विधायक आए उनको शपथ दिलवाने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण करवाया जाएगा। जी ओपी, देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस बैठक के बारे में फिलहाल कोई ज्यादा अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन यह कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो देश भर के हैं उनकी एक बैठक आज जो है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में बुलाई गई है और बैठक अभी जो है वो जारी है और बैठक में किस तरीके से चर्चा हुई वो तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि बैठक का एजेंडा भी जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में जो एक जीत मिली है उसके बाद से जो बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जीतना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एनडीए की मजबूती कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहती है और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक मौके को बनाते हुए बीजेपी ने जो ये बैठक बुलाई है। काफी केंद्रीय जो बिहार के जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे हैं या जितने भी इनके शासित मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और विपक्ष कहता था कि ये सरकार 1 साल में गिर जाएगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मजबूती दिखाने के नाम पर कहीं ना कहीं आज ये जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल हुए हैं। हरियाणा के जो आज शपथ ली है नायब सैनी ने वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। करीबन 2 घंटे तक ये जो है बैठक चलेगी और
4:30 बजे या 3:45 बजे के आसपास ये बैठक जो शुरू हुई है और मानकर चलते हैं कि 2 घंटे या 2.5 घंटे तक जो है बैठक चलेगी। और उसके बाद जब नायब सैनी बैठक से बाहर निकल कर आएंगे तो जो पोर्टफोलियो अलॉटमेंट है उसके आदेश जारी किए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक आज होती है, कल होती है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी, लेकिन अगर अनिल विज की बात करें, देखिए एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, क्या लगता है दोबारा उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा या कोई और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है? देखिए भावना, फिलहाल तो किसी भी तरह का कयास लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले जो मुख्यमंत्री नायब सैनी थे तो माफ कीजिएगा मनोहर लाल खट्टर थे, तो उनके 10 साल में काफी अनबन जो है वो छीटाकशी अनबन देखने को मिली। आपको एक बार बता दूं कि एक बार जो मुख्यमंत्री के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बिना मुख्य गृह मंत्री को बताए, अनिल विज को बताए, उनके स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेनी थी, जिसके बाद अनिल विज नाराज हो गए। तो करीबन 15 दिन तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का काम जो है नहीं देखा था। इसके अलावा कई ऐसे मौके भी आए जब पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षकों के, आईजी के या डीजीपी लगाने जैसे मसलों के ऊपर भी अनिल विज ने जो है वो अनिल विज का विवाह जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रहा था। यहाँ तक कि एक सीआईडी चीफ होते थे हरियाणा के अनिल राव, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी जो है वो भी उनके काफी टारगेट पर रहते थे। इसके अलावा अनिल विज को एक मतलब सख्त प्रशासक के तौर पर हरियाणा में जाना जाता है, लेकिन 7वीं बार वो जीतकर हरियाणा में पहुंचे। तो बीजेपी में ऐसे अब तक 2 ही विधायक हैं जो 7 बार विधायक बने हैं। और तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोचा कि शायद एक हमारी पार्टी के संस्थापक के तौर से लगे हुए 7 बार विधायक बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो एक उनको सम्मान पूर्वक विदाई देने के चलते उनको जो है कैबिनेट में एक बार, तीसरी बार जो है मौका दे दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि उनको क्या विभाग मिलता है। एक बात तय है कि अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं तो स्वास्थ्य और अर्बन लोकल बॉडी या फिर एनर्जी डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे अहम विभाग उनको जरूर जो है वो मिलेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर कैबिनेट में आपने 2 नंबर पे किसी को रखा है तो फूड सप्लाई जैसे जो करीबन पहले 10 विभाग होते हैं जो मंत्रियों में बांटे जाते हैं, तो सभी मंत्रियों में सबसे मजबूत विभाग जो है अनिल विज को मिलना तय है। लेकिन अनिल विज को मैं ये कहता हूं कि अगर उनको गृह विभाग नहीं मिलता है तो शायद उनका कहीं ना कहीं एक डिमोशन सा थोड़ा सा माना जाएगा, क्योंकि गृह विभाग के बाद अगर कुछ पद बचता है किसी के पास तो शायद मुख्यमंत्री का पद ही होता है। बहरहाल अब थोड़ा सा हमें 7-8 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म होगी, नायब सैनी अपने सीएमओ कार्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद जो आदेश जारी होते हैं देखते हैं क्या होता है। जी ओपी, देखिए रणनीति बनाने में अगर बात की जाए तो बीजेपी से आगे कोई भी सियासी पार्टी नजर नहीं आती, और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के मामले में भी भले ही कितनी नाराजगी देखी गई, लेकिन उसके बाद 40 मिनट की बैठक में साफ तौर पर सब कुछ सही हो गया और कोई भी नाराज नहीं रहा। ये जो संदेश है, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी असर डाल सकती है? देखिए भावना, अगर मैं ये बात कहूं, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी जो है कुछ नहीं मतलब कुछ सही नहीं चल रहा था। राव इंद्रजीत सिंह का खेमा शायद मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन करता और उसी के चलते अनिल विज माफ कीजिएगा अमित शाह को जो है वो हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाकर जो है वो भेजा गया था। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, उसके बाद जिस तरीके से अनिल विज की अगर मैं बात करूं तो अनिल विज जो पिछली बार नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से खुश नहीं थे, तो जो हरियाणा में भी कैबिनेट मंत्री बने कृष्ण बेदी, एक दलित चेहरा है बीजेपी के, उनको जो है उनकी तरफ से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उसका अनुमोदन अनिल विज ने किया। तो कहीं ना कहीं अब अनिल विज अगर ये कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है, तो कल को मीडिया कर्मी या जनता से सवाल पूछेगी, ठीक है आपको नायब सैनी पसंद नहीं है, आप उनके अंदर काम नहीं करना चाहते या वो आपके काम नहीं करते, लेकिन उनका प्रस्तावक अनुमोदन तो आपने ही किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज का भी एक स्थायी तौर पर उनको मनाने का काम कर दिया गया या एडजस्टमेंट होकर काम करने का एक नसीहत जो दे दी गई है। जहां तक सरकार बनने की बात है तो वाकई में अब
कांग्रेस का गलत खेलना और बीजेपी की अच्छी नीतियां जो है वो तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जी जी, देखिए ओपी, क्या विपक्ष की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल विपक्ष की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। कल चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के जो कांग्रेस है उसकी विधायक दल की एक बैठक होनी है जिसमें नेता विपक्ष का चयन किया जाएगा और बैठक को लेकर अभी जो जानकारियां नहीं आई है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही कल यानी कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में जो 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने अपने समर्थित विधायकों को बुलाकर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी, कौन वहां पे पर्यवेक्षक आएगा और क्या वहां फैसला होता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनते हैं या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी समर्थित व्यक्ति को जो है वो नेता विपक्ष का पद दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर अगर पिछले 2 टर्म्स की बात की जाए तो कांग्रेस का एक परंपरा सी है कि चंडीगढ़ दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर कुछ लोग चंडीगढ़ में आते हैं और मीटिंग होती है और वहां एक लाइन का प्रस्ताव रखा जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का प्रस्ताव का चयन करने का अधिकार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को या सीनियर हाईकमान को दिया जाता है। उसके बाद वो लाइन वहां से खत्म हो जाती है, पर्यवेक्षक अपने उस प्रस्ताव को लेकर वहां से चले जाते हैं और वहां से फिर एक बंद कमरे में सारे समीकरण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जितने भी सलाहकार होते हैं उन सभी से सलाह करके एक नाम जो है बनाकर यहाँ से भेज दिया जाता है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर बनाकर जो विधानसभा स्पीकर को भेजेगा और जिस शख्स का उस लेटर में नाम लिखा जाएगा वो विधायक दल का नेता होने के साथ साथ नेता विपक्ष भी जो है बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस है, उसके पास 33 विधायकों का जो है आंकड़ा है। जी, देखिए ओपी, इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो 6 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहले भी मौका दिया जा चुका था और बाकी मंत्री जिन्हें अब एक बार नए चेहरे निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में इस विस्तार की क्या खासियत है, जातीय समीकरण क्या है और क्षेत्रीय संतुलन कैसा है, इस पर अपडेट चाहेंगे। देखिए भावना, अगर पिछले 2 टर्म जो बीजेपी की कंटिन्यूअस चली है उसमें देखें तो आमतौर पर 5 के आसपास जाट कम्युनिटी, 4 या 5 जाट कम्युनिटी से मंत्री जो है बनाए जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मात्र 6 जाट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीत के सामने आए हैं तो उनमें से मात्र 2 प्रत्याशियों को ही जो है वो मंत्री कहीं ना कहीं बनाए गए। यादव आमतौर पर एक बनता था, वो दो यादव समुदाय से जो है वो लोग बने। इसी तरीके ब्राह्मण समुदाय से भी 2 हैं। हाँ, थोड़ा सा पंजाबी समुदाय को देखते हुए कहीं ना कहीं शायद मैं इस सोशल समीकरण को सही नहीं मानूंगा, क्योंकि जहां बीजेपी में 6 से 7 पंजाबी समुदाय के एमएलए जीत कर आए हैं, वहीं कांग्रेस में मात्र 3 हैं। तो इस वजह से शायद अगर 2 और मिल जाते, एक पद और पंजाबी समुदाय को दिया जाता तो शायद थोड़ा सा बेहतर होता, क्योंकि पंजाबी समुदाय का अगर हम एक सर्वे की बात करें तो एक तरफा 65% जो वोट है वो बीजेपी को गया है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कोई वैश्य समुदाय से विधायक जीतने में कामयाब नहीं रहा, ना ही कोई यादव समुदाय से जीतने में कामयाब है, ना ही कोई जो राजपूत है वो जीतने में कामयाब रहा है। ब्राह्मण भी एकमात्र जो है कांग्रेस का जीत कर आया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो भी समीकरण दिखाए हैं वो कांग्रेस के नतीजों को देखते हुए भी और बीजेपी के नतीजों को देखते हुए भी अपनी तरफ से अच्छा ही होगा। भविष्य में अगर बीजेपी को लगता है तो कैबिनेट में बदलाव भी जो है संभव है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर बीजेपी की सैनी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद यही है कि नई सरकार धर्म और जाति का जहर खोलने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। भुक्कल यहां झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी,
यहाँ उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई भी दी और कहा कि हम सभी को वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना चाहिए। भुक्कल ने इस दौरान बीजेपी की पहले की सरकार पर झज्जर के साथ जमकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती प्रकाशोत्सव पूरी तरह से उनका प्रकटोत्सव जो है बहुत धूमधाम के साथ न केवल झज्जर में आज यहाँ पर पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे क्षेत्र पर पूरी सुख शांति समृद्धि बनी रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता उनके आश्रम में रही, लव कुश रहे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में फरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुक्खा को पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। शूटर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस पानीपत पहुंची थी। वहीं मुंबई पुलिस ने स्थानीय सेक्टर 29 थाना पुलिस का सहयोग लिया और ज्वाइंट ऑपरेशन में अनाज मंडी कट स्थित अभिनंदन होटल से शूटर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस शूटर को लेकर रवाना हो गई। हरियाणा में डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है। जींद और सिरसा से डेंगू के कई मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि जींद में 42 मामले सामने आए हैं। हालांकि सिविल सर्जन की माने तो सभी मरीज स्वस्थ हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो वहीं सिरसा में 37 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 मरीज अभी भी एक्टिव है। उनका इलाज नागरिक अस्पताल में जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए हैं। साथ ही लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है, घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे। लोगों को लगातार डेंगू को लेकर जागरूक किया जा रहा है। मौसम में बदलाव के साथ लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जींद की बात करें तो 42 मामले अब तक सामने आए हैं, तो वहीं सिरसा में भी 37 मरीजों की पुष्टि होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सावधानी बरतें। मौसम के बदलने के साथ ही डेंगू के मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, अस्पताल का टाइम बदल दिया जाता है। 8 बजे से ओपीडी का टाइम जो गर्मी में 8 बजे होता है उसको 9 बजे कर देते हैं। तो आज से हमारा टाइम 9 बजे से 3 बजे तक का हो गया है। अब अस्पताल में हमारी ओपीडी 3 बजे तक उपलब्ध होगी। सभी सेवाएं जो ओपीडी में उपलब्ध होती हैं विशेषज्ञों की, दवाइयों की, वो 2 की बजाय 3 बजे तक होंगी और अस्पताल सुबह 9 बजे खुलेगा। जी, मलेरिया और डेंगू बढ़ रहे हैं सर। ये प्रत्येक वर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप जो है हमारे प्रदेश में आता है। इस बार भी थोड़ा सा आया है, लेकिन इस बार बहुत ही कम केस आए हैं। अभी सिरसा जिले में 37 केस आए हैं टोटल पॉजिटिव, और उनमें से 34 की रिकवरी हो गई है और वो इलाज करवा के अपना ठीक होकर घर चले गए हैं। 3 मरीज अभी एडमिट है और बाकी हरियाणा में इस बार काफ़ी संख्या में, अन्य जिलों में भी काफ़ी डेंगू के मरीज आ रहे हैं। तो ये एक इस डेंगू जो बीमारी चल रही है पूरे हरियाणा में, नॉर्दर्न इंडिया में, उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ भी कुछ लोगों में, कुछ गाँव में यहाँ काफ़ी फैलाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 गाँव में है, कुत्तावड़ में 100 वाला सेकंड में भी कुछ केस हैं। बाकी शहरों में इक्का दुक्का केस भी आ रहे हैं, लेकिन विभाग पूरी निगरानी रखे हुए है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।